गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं धनंजय कुमार, जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोगों ने लाइट चैप्टर समाप्त कर लिया है। अब आज हम लोग दूसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार की बात करेंगे हम लोग। बच्चों, हमारे जो सेंस ऑर्गेन्स हैं उसमें आंख का एक अपनी अलग ही महत्ता है। ये संसार कितना सुंदर है। इस संसार पर गॉड ने कितनी सुंदर सुंदर चीजें क्रिएट की हैं। नाना प्रकार की पक्षियां हैं, है ना, पर्वत, पहाड़, झील, नद, है ना। ये सारी चीजें की जो ब्यूटी है, रमणीयता है, ये मन को अनायास ही अपने तरफ ले लेती है। लेकिन इन चीजों को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? आंख चाहिए। अब आंख की अगर हम बात करें तो किसी भी चीज को अगर हम देखते हैं तो दो कंपोनेंट्स का प्रेजेंस होना जरूरी है। एक जो ऑब्जेक्टिव फैक्टर है वो है लाइट। हमारे पास में अगर हेल्दी आई भी है लेकिन प्रकाश बिल्कुल नहीं है तो हम किसी चीज को नहीं देख सकते। और दूसरा सब्जेक्टिव फैक्टर है, वो है आपको स्वस्थ आंख, हेल्दी आई। तो किसी भी चीज को देखने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक प्रकाश की उपस्थिति और दूसरा स्वस्थ आंख। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले मानव नेत्र की रचना, उसके कार्य, फिर जो इसमें होने वाले कई तरह के दोष हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन है, उन पर चर्चा करेंगे। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को मानव नेत्र की रचना एवं कार्य से संबंधित जो जानकारियां हैं वो आपको शेयर कर सकूं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि बिना प्रकाश के हमारा स्वस्थ आंख भी काम नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंख भी एक ऑप्टिकल डिवाइस, प्रकाशीय यंत्र की तरह काम करता है। ठीक है। तो मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र की तरह काम करता है। जो अगर हम बात करें तो ये हमारा जो नेक का ऊपर वाला पोर्शन है, इसे एस्कल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? एस्कल। एस्कल में अगर हम अपने हाथों से टच करके देखें बच्चों, तो यहाँ पर एक डिप्रेशन है, गड्ढा है चारों तरफ से, है ना। तो इस डिप्रेशन को हम आई सॉकेट या आई ऑर्बिट कहते हैं। क्या बोलते हैं? आई सॉकेट और आई ऑर्बिट। इसी आई सॉकेट और आई ऑर्बिट के अंदर हमारा जो आंख है वो बॉल के रूप में सिचुएटेड है, जिसे हम आई बॉल के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? आई बॉल से। तो इस स्कल के अंदर जो बोनी सॉकेट है, जो बोनी कैविटी है, जो बोनी डिप्रेशन है, उसके अंदर हमारा आंख बॉल के रूप में सिचुएटेड है और इसे ही हम आई बॉल कहते हैं और इसको आई सॉकेट या आई ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है। हम लोग को यहाँ पर अगर आंख की रचना अगर समझनी है हमें, तो सबसे पहले हमें आई बॉल का सेक्शन लेना पड़ेगा। सेक्शनल व्यू लेकर के हम देखेंगे तो आंख की रचना को हम लोग समझ सकते हैं। तो सबसे पहला काम करेंगे कि हम लोग डायग्राम बनाना सीखेंगे और देन उसके बाद हम लेबलिंग करते हुए उसको आपको समझाने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो चलिए हम आगे बढ़ें। तो यहाँ पर एक मानव नेत्र की रचना बनी हुई है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इस तरह के डायग्राम्स फिर जब आपके पास आते हैं तो फिर आपको बनाने में दिक्कत होती है। हम कैसे डायग्राम अपना बनाएंगे, इस पर चर्चा करते हैं बच्चों। तो इसके लिए सबसे पहले हम काम करेंगे बच्चों कि हम एक आई लेंस बनाएंगे। क्या करेंगे? आई लेंस बना दिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से आप लोग देखेंगे तो फिर बनाना आसान हो जाएगा। आई लेंस बनाने के बाद में हम क्या करते हैं, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से इसको हम जोड़ेंगे। ठीक है। इस आई लेंस को हमने फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, धागानुमा रचनाओं से हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया बच्चों। ठीक है।
अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहां पर अगर हम बात करें तो यहीं से एक और पतली रचना बनाएंगे जो लेंस के मिडिल तक लाएंगे, है ना। अगर स्टेप बाय स्टेप आप लोग मुझे फॉलो करते हो तो फिर आप लोगों को बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो अब क्या हुआ, इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसे हम लेकर के आएंगे और बिल्कुल स्फेयर न बनाते हुए थोड़ा सा हमने थोड़ा सा हमने ऐसे फ्लैट बनाया बच्चों, है ना। और फिर यहां ला करके हमने यहां से बाहर कर दिया। आप बोलोगे कि तो ये नेत्र जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, चिंता नहीं करना है, ये नेत्र जैसा बनेगा। अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहां से बात करें तो एक स्ट्रक्चर हम लेकर के आएंगे और इसको यहां ऐसे कर लिया, इसको हम डबल लेयर्ड बना दें तो ज्यादा अच्छा होगा। अब कहता है इसके बाद में अगर हम बात करें तो इस लेयर को लेकर के आते हैं और जितना हमने इसको प्रेस कर रखा था, कंप्रेस कर रखा था, उसको हम थोड़ा सा मेंटेन करने का प्रयास अब यहाँ पर करेंगे बच्चों, ठीक है। वही काम यहाँ भी नीचे हम लोगों को कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग को क्या करना है, एक तीसरा लेयर बनाना है, तीसरा लेयर बनाना है बच्चों। और जब लेंस के मिडिल में हम आएंगे तो इसको यहां से सटा लेंगे और फिर अलग करके हम लेकर के आएंगे और यहां मिला लेंगे। यहां भी हम एक तीसरा लेयर बनाएंगे। इस प्रकार हम देखेंगे कि हमारे आई में 3 लेयर्स आसानी से दिखने लगे। अब यहां से हम बच्चों थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यहां से हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। तो ये थी, मैं बात करूं तो, और इसके बाद में यहां पर हम एक फ्लूइड भरेंगे। क्या करेंगे, इसमें हम एक फ्लूइड भरेंगे, ठीक है। इसमें भी एक वाटरी सब्सटेंस भरा रहता है, ठीक है। तो ये हमारा एक मानव नेत्र बनकर के तैयार हो जाता है। आप आसानी से इसे बना सकेंगे बच्चों। तो अब क्या हुआ, अगर हम बात करें इसे समझाने का, तो कहता है कि जो मानव नेत्र की जो नेत्र गोलक है, जो आई बॉल है, अगर उसका सेक्शनल व्यू लेंगे तो हम देखेंगे कि आंख में मुख्यतः 3 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स, हमारा आंख जो है वो 3 लेयर्स से मिलकर बना होता है। कितने लेयर्स से मिलकर बना होता है, वो 3 लेयर्स से मिलकर के हमारा आंख बना होता है। जो सबसे बाहरी लेयर होता है, कौन सा लेयर, सबसे जो बाहरी लेयर होता है उसको हम लोग अंग्रेजी में एस्क्लेरोटिक कहते हैं, एस्क्लेरोटिक या एस्केलरा के नाम से इसे हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये अगले स्लाइड पर जब हम आएंगे तो ये सारा नाम आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। मैं दिखा देता हूं अभी आप लोगों को, यहां पर आपको ये नाम यहां पर दिख जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये सारा नाम आपको अगले स्लाइड में दिख जाएगा। पहले मैंने जो फिगर बनाया है उस पर समझा देता हूं, तब आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो अब क्या हुआ, मैंने कहा कि आई बॉल का जो सबसे बाहरी लेयर होता है उसे हम एस्केलरा या एस्क्लेरोटिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यह जो लेयर होता है यह ओपेक होता है, मतलब अपारदर्शी होता है, इसके आर पार लाइट नहीं आ जा सकता। लेकिन जब यही लेयर आगे के तरफ आता है, लेंस के आगे, तो यह ट्रांसपेरेंट हो जाता है और इसका नाम हो जाता है कॉर्निया। यही जो बाहरी लेयर है यह ओपेक होता है, अपारदर्शी होता है, लेकिन जब लेंस के सामने आता है तो यह ट्रांसपेरेंट हो जाता है और इसका नाम क्या हो जाता है, कॉर्निया हो जाता है। अब हम मिडिल लेयर की बात करें, इस मिडिल लेयर की, तो इस मिडिल लेयर को हम लोग कोरोइड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, कोरोइड के नाम से जानते हैं।
और यह जो लेयर होती है वह ब्लैक इन कलर होती है। वो क्यों होती है कि रेटिना से जो लाइट अगर पेनिट्रेट करके चला गया तो वो फिर रिफ्लेक्ट होकर के वह परावर्तित होकर ना आए, जिससे कि रेटिना पर जो बना हुआ इमेज है उसकी क्लैरिटी ठीक न रह जाए। तो यह किस कलर का होता है? तो यह ब्लैक इन कलर होता है टू स्टॉप द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक बात और ध्यान रखना है, इसी मिडिल लेयर में ब्लड वेसल्स होती हैं। क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं जो न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व जो है रेटिना को इसी मिडिल लेयर से मिलता है ना। यही मिडिल लेयर जब लेंस के पास में आती है तो दो भागों में बट जाती है। कितने भागों में? दो भागों में बट जाती है। आगे वाला जो ये पार्ट होती है वो आइरिस के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? आइरिस के नाम से जानी जाती है। जबकि जो पीछे वाली पार्ट होती है वह लेंस से अटैच होती है और उसे हम लोग सस्पेंसरी लिगामेंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सस्पेंसरी लिगामेंट के नाम से जानते हैं। अब कहता है यह जो सस्पेंसरी लिगामेंट होता है वह पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा भी लेंस से जुड़ा रहता है और इसको हम लोग सिलियरी पेशियां या सिलियरी मसल्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सिलियरी मसल्स या सिलियरी पेशियां के नाम से जानते हैं। एक्चुअली इसका काम क्या है? ये जो सिलियरी पेशियां होती हैं, ये जो सिलियरी मसल्स होती हैं, वह लेंस को खींचकर और फिर लेंस को रिलैक्स्ड कंडीशन में लाकर इसके फोकल लेंथ को चेंज करती हैं, एडजस्ट करती हैं, ताकि हर हाल में इमेज कहां बन जाए? रेटिना पर बन जाए। अब हमारे जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण लेयर है हमारे नेत्र गोलक का, वो है रेटिना। क्या है? रेटिना। जो तीसरा और इनरमोस्ट लेयर है आईबॉल का, उसका नाम क्या है? रेटिना। यह क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेत्र लेंस के द्वारा इसी पर रियल, है ना, और इन्वर्टेड और छोटा इमेज बनाया जाता है। ठीक है। अब कुछ बातें यहां पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है। यह रेटिना पर एक ऐसा रीजन होता है, ठीक है, इस रेटिना पर एक ऐसा रीजन होता है जहां पर सबसे ज्यादा फोटोसेंसिटिव सेल्स रहती हैं, है ना, प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं। तो उस रीजन को हम लोग येलो स्पॉट के नाम से जानते हैं। ये वाला रीजन क्या होता है? येलो स्पॉट, पीत बिंदु के नाम से हम लोग जानते हैं। और इस पीत बिंदु में भी एक ऐसा पॉइंट होता है जहां सबसे ज्यादा लाइट पड़ती है या सबसे ज्यादा मात्रा में फोटोसेंसिटिव सेल्स होते हैं, उसे कहा जाता है फोबिया सेंट्रालिस। क्या कहा जाता है? फोबिया सेंट्रालिस। ठीक है बच्चों, इस नाम को जरूर याद रखोगे। हालांकि बोर्ड एग्जाम में जब बातें होंगी तो आपसे पीत बिंदु, येलो स्पॉट की बात की जाएगी। तो हमने क्या बताया कि रेटिना पर एक ऐसा रीजन होता है जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में फोटोसेंसिटिव सेल्स होती है ना, या और यूं कहें कि सबसे ज्यादा मात्रा में लाइट पड़ता है। उस रीजन को हम लोग किस नाम से जाना? येलो स्पॉट और पीत बिंदु के नाम से जाना। उस आ, जो ये सबसे ब्राइटर एरिया है रेटिना पर, जिसे हम लोग पीत बिंदु या येलो स्पॉट कर रहे हैं, उसमें एक ऐसा पॉइंट होता है जहां सबसे ज्यादा लाइट पड़ता है, या यूं कहूं कि सबसे ज्यादा फोटोसेंसिटिव सेल्स होती हैं। उसे क्या कहा जाता है? फोविया सेंट्रालिस। इस नाम को जरूर से आप लोग नोट कर लेना, है ना, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। अब अगली बात आती है, तो रेटिना पर एक ऐसा भी रीजन होता है जहां पर कोई लाइट रे नहीं पड़ती। क्या होता है? कोई लाइट रे नहीं पड़ती। उस रीजन को हम लोग ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जानते हैं। या यूं कहें कि उस रीजन में कोई फोटोसेंसिटिव सेल्स नहीं होती। तो ये वाला जो पार्ट होता है बच्चों, यहीं से, है ना, यहीं पर आपको ब्लाइंड स्पॉट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ब्लाइंड स्पॉट। यहां लिखा भी है अंधबिंदु यहां पर। तो पहचान क्या है? तो इसी जगह से जो दृक तंत्रिकाएं होती हैं, क्या होती हैं? ऑप्टिक जो नर्व्स होती हैं, वो यहीं से लेंस, जो रेटिना पर बना हुआ इमेज है, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स।
है ना। ये जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं यहीं से आई बॉल से बाहर निकलती हैं, जो प्रतिबिंब बना होता है रेटिना पर, उससे संबंधित जो इंफॉर्मेशन होता है, जानकारियां होती हैं, उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में, नर्व इंपल्स के रूप में कहाँ लेके जाती हैं? ब्रेन को लेके जाती हैं, मस्तिष्क को लेके जाती हैं, जहां पर वह इसे इंटरप्रेट कर लेता है। अब यहां पर एक बात और जानना है बच्चों, कि ये जो रेटिना होता है ना, रेटिना, इस पर टू टाइप्स के फोटोसेंसिटिव सेल्स होते हैं। कितने टाइप्स के? टू टाइप्स के फोटोसेंसिटिव सेल्स इस पूरे रेटिना पर होते हैं। एक का नाम है रॉड सेल्स और दूसरे का नाम है कोन सेल्स। रॉड सेल्स और दूसरा कोन सेल्स, ये दोनों लाइट के लिए सेंसिटिव सेल्स होती हैं। कहा जाता है कि ये जो रॉड सेल्स होती है ना, वह ब्राइटनेस ऑफ लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कितना डिम लाइट है या ब्राइट लाइट है, इसकी इसको इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल कौन सी सेल्स होती हैं? कोन सेल्स होती हैं। और जो कलर का सेंसेशन होता है हमारी आंखों में, कलर ऑफ लाइट का, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं? कोन सेल्स होती हैं। तो आपने क्या जाना कि हमारा रेटिना दो तरह के फोटोसेंसिटिव सेल्स कंटेन करता है, जिसको रॉड सेल्स कहते हैं और कोन सेल्स कहते हैं। रॉड सेल्स जो होती है वो ब्राइटनेस ऑफ लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जबकि जो कोन सेल्स होती हैं वो कलर ऑफ लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसे भी आप लोग नोट कर लोगे। अब कहता है ये जो हमारा क्रिस्टलाइन कन्वेक्स लेंस है बच्चों, वो क्या करता है? वो ऐसे जगह पर रहता है जिससे हमारे आई के अंदर जो चेंबर्स होते हैं, है ना, वो दो भागों में बट जाते हैं, दो अनइक्वल हाफ्स में बट जाते हैं। ये पीछे वाला जो भाग होता है वह एक ज्यादा ही गाढ़ा, मोर कंसंट्रेटेड फ्लूइड से भरा रहता है, जिसे हम लोग विट्रियस ह्यूमर, VH के नाम से जानते हैं। और ये जो आगे वाला चेंबर है, ये वाला, इसमें एक ज्यादा पतला, है ना, लेस कंसंट्रेटेड वाटरी सब्सटेंस भरा रहता है। इस वाटरी सब्सटेंस को हम किसके नाम से जानते हैं? AH के नाम से जानते हैं, एक्वस ह्यूमर के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हमारे बच्चों ने मानव नेत्र की रचना को समझा। मैं एक बार जल्दी से रिकैप कर देता हूं ताकि आप सबको याद हो जाए। मैंने शुरू में क्या कहा था कि मानव नेत्र जो है एक प्रकाशीय यंत्र की तरह काम करता है, जो हमारे स्कल में आई ऑर्बिट के अंदर सिचुएटेड है। अगर इसकी रचना को हमें समझनी है तो हमें आई बॉल का क्या लेना पड़ेगा? सेक्शन लेना पड़ेगा, है ना। सेक्शन जब आई बॉल का लेंगे तो हम यह पाएंगे कि हमारा आई बॉल तीन डिस्टिंक्ट अस्पष्ट लेयर्स का बना हुआ है, जिसमें जो सबसे बाहरी लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्क्लेरोटिक या स्क्लेरा के नाम से जानते हैं। यह जो परत होती है अपारदर्शी होती है, लेकिन यह परत जब लेंस के सामने आ जाती है तो यह पारदर्शी बन जाती है, और उसी समय इसका नाम चेंज हो जाता है। नाम क्या हो जाता है? कॉर्निया। क्या नाम हो जाता है? कॉर्निया। जो हमारे आई बॉल का जो मिडिल लेयर होती है उसे हम कोर्वाइड कहते हैं। यह ब्लैक इन कलर होती है ताकि प्रकाश का परावर्तन इससे न हो सके। यही लेयर रेटिना को नॉरिशमेंट भी प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिएंट्स भी देती है बच्चों। यही लेयर जब लेंस के पास आती है तो दो भागों में बट जाती है। आगे वाली जो भाग होती है वो आइरिस होती है। यहां पर मैंने दिखा आई लिखा है, क्या होती है? आइरिस होती है। और इस आइरिस में बच्चों एक दरवाजा ये बन जाता है, जिस दरवाजा को हम लोग प्यूपिल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? प्यूपिल के नाम से जानते हैं। और इसका काम क्या है कि यह कितना मात्रा में प्रकाश जाएगा तो हम ठीक ढंग से देख पाएंगे, उस प्रकाश की मात्रा को यह नियंत्रित करता है। इट कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द लेंस। कौन? ये जो प्यूपिल है, इस प्यूपिल को किसने बनाया था? आइरिस ने बनाया था। ठीक है। जो पीछे वाला, इसी मिडिल लेयर का जो पीछे वाला पार्ट है वो लेंस से अटैच होता है, और उसको किस नाम से जानते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट के नाम से जानते हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट लेंस से फिर पतली धागानुमा रचनाओं से भी जुड़ा रहता है, जिसे सिलियरी पेशियां, अंग्रेजी में उसे सिलियरी मसल्स कहते हैं। ये जो सिलियरी मसल्स होती हैं ये लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करती हैं। किसको चेंज करती हैं? लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करती हैं, ताकि हर हाल में इमेज कहां बन जाए? रेटिना पर बन जाए।
अब मैंने तीसरी बात कहा कि हमारी आंख की जो सबसे अंदर की लेयर है, इनरमोस्ट लेयर है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? रेटिना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रेटिना के नाम से जानते हैं। और यह सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है, क्योंकि मानव नेत्र लेंस द्वारा यहीं पर वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस रेटिना पर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर सबसे ज्यादा फोटोसेंसिटिव सेल्स होती हैं, सबसे ज्यादा लाइट पड़ता है। उस रीजन को हम येलो स्पॉट के नाम से जानते हैं। उस येलो स्पॉट में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां सबसे अधिक ब्राइटनेस होती है, उसको हम लोग फोबिया सेंट्रालिस के नाम से जानते हैं। रेटिना पर ही एक ऐसा रीजन होता है जहां पर कोई फोटोसेंसिटिव सेल्स नहीं होती, या यूं कहें कि कोई लाइट नहीं पड़ता। उस रीजन को हम लोग ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जानते हैं। और यहीं से जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं वह आई बॉल को छोड़ती हैं, और रेटिना पर बने हुए इमेज का जो इंफॉर्मेशन है वो नर्व इंपल्स के रूप में ब्रेन तक लेके जाती हैं, जहां ब्रेन इसे देखता है, समझता है। अब इसके बाद मैंने बताया कि यह जो रेटिना होती है वह दो तरह के फोटोसेंसिटिव सेल्स से बनी होती है। एक को कहते हैं रॉड सेल्स, दूसरे को कहते हैं कोन सेल्स। रॉड सेल्स जो होती हैं ब्राइटनेस, लाइट में कितना ब्राइटनेस है उसके लिए जिम्मेवार होती हैं, जबकि कोन सेल्स होती हैं वो कलर ऑफ लाइट के लिए जिम्मेवार होती हैं बच्चों। उसके बाद मैंने बताया कि हमारे आंख में नेत्र लेंस का ऐसा पोजीशन होता है जिससे आई के अंदर पाए जाने वाला जो चेंबर है वो दो भागों में बंट जाता है। आगे का छोटा चेंबर में एक वाटरी सब्सटेंस है ना, कम गाढ़ा सब्सटेंस भरा रहता है, जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। जबकि पीछे वाले चेंबर में एक ज्यादा गाढ़ा सब्सटेंस भरा रहता है, उसे हम विट्रियस ह्यूमर या VH के नाम से जानते हैं बच्चों। तो ये था हमारी रचना, जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आ, हम वही चीजें यहाँ पर इससे एक स्पष्ट डायग्राम की तरफ हम चलें बच्चों। इससे पहले यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो बाहरी चीजें हैं उसको हम देखेंगे। हमारी जो आई लैसेस होती हैं वो क्या करती हैं? तो ये जो हमारी आई लैसेस हैं वो क्या करती हैं? पसीना धूल को आंखों में जाने से रोकती हैं, है ना बच्चों। पलकें भी, पलकों में ही तो ये भवें होती हैं, आई लैसेस होती हैं। अश्रु ग्रंथि जो टीयर्स ग्लैंड है वो क्या करते हैं? हमेशा आंखों को नम बनाए रखते हैं और स्वच्छ रखते हैं, ठीक है। और इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल एंजाइम्स होते हैं बच्चों, जो अगर माइक्रोब्स के एक्सपोजर में हमारी आंख आता है तो उसे ये किल कर देते हैं। अब उसके बाद से मानव नेत्र ने क्या क्या किया? तो देखा आपने, प्रकाश को ग्रहण करने का काम किया। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किसके द्वारा किया गया था? तो प्यूपिल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? प्यूपिल के द्वारा किया गया था। प्रकाश को अपवर्तित कर रेटिना पर केंद्रित करता है ताकि वहां पर प्रतिबिंब बन जाए। रेटिना में बने चित्र को तंत्रिका संकेतों में बदलना, जिसको हम लोग नर्व इंपल्स के नाम से भी जानते हैं, है ना बच्चों। और इन संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाना कौन लेके जाता है? दृक तंत्रिकाएं, जिसको हम लोग ऑप्टिक नर्व्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व्स बोलते हैं, ये काम करती हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि मानव नेत्र का साइज जो है लगभग 2.3 टू 2.5 सेंटीमीटर होता है। रेटिना पर बना चित्र हमेशा उल्टा होता है, और उल्टा होगा तो क्या होगा? वास्तविक होगा। ये बात भी हमारे बच्चे जानते हैं। अच्छा, फोबिया पर बना चित्र सबसे स्पष्ट होता है। पूरा नाम क्या है इसका? फोबिया सेंट्रालिस। नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो होती है वह लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है। मतलब इमेज जो डिस्टेंस होता है वह लेंस से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। अब बच्चों आगे बढ़े तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि इन चीजों को एक बार हम 3D में समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सबसे बाहरी लेयर है उसका नाम क्या है? स्क्लेरा।
है ना। यह आंख का बाहरी सफेद भाग है जो आंखों की रक्षा करता है और आकार बनाए रखता है। और मैंने बताया था यही भाग जब आगे आ जाता है तो यह क्या बन जाता है, पारदर्शी बन जाता है, और इसका नाम क्या हो जाता है, कॉर्निया हो जाता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद से यहाँ पर ये पहला लेयर हो गया, है ना। अब दूसरे लेयर की बात करें तो ये कोर्वाइड है बच्चों। ये दूसरा जो लेयर है कौन सा है, ये कोर्वाइड है। इसके बारे में भी बताया था, आपको ध्यान रखना है कि यह न्यूट्रिएंट्स देने का काम भी यही करता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स देने का काम कौन करता है, ये कोर्वाइड करता है। किसको, तो रेटिना को। जो सबसे अंदर वाली लेयर है, यह वाली लेयर, वह क्या कहलाती है, रेटिना कहलाती है। आप लोग समझ रहे हो। यहां पर बच्चों ये जो आइरिस है, क्या है, आइरिस, मैंने ये बताया था, है ना। इसको हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। यहां पर देखेंगे, ये जो यहां पर थोड़ा सा समझना है बच्चों। मैंने बताया था कि जो आइरिस होता है, ठीक है, ये आइरिस होता है, ये हमारा मान लीजिए, इसको ऐसे समझ लीजिए, ये हमारा आईलेंस हो गया, ये हमारा आईलेंस हो गया। एक्चुअली ये जो पार्ट है ना, ये होता है आइरिस। क्या होता है, ये आइरिस होता है। यह पार्ट होता है हमारा आइरिस। और यह जो दरवाजा बना हुआ है जिससे लाइट जो जानेगी, इसका अमाउंट, अगर ये छोटा हो जाए तो लाइट कम जाएंगी, और ये बड़ा हो जाए तो लाइट ज्यादा जाएंगे। तो इसको एक्चुअली में हम लोग पुतली बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। ये दरवाजा को हिंदी में क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुतली, इस दरवाजा को। और इस दरवाजा को बनाने वाली जो रचना है वह क्या कहलाती है, आइरिस कहलाती है। इनके फंक्शन के बारे में हम लोग बता चुके हैं। हाँ, ये अंध बिंदु जो ब्लाइंड स्पॉट है, क्या है, ब्लाइंड स्पॉट, इस रीजन में मैंने बताया था कोई भी फोटोसेंसिटिव सेल्स नहीं पाई जाती हैं इस रीजन में। और इसी रीजन से क्या होता है, जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, जो दृष्टि तंत्रिकाएं होती हैं, वह यहां से इमेज का जो इंफॉर्मेशन है वो लेकर के ब्रेन को जाती हैं। मुझे नहीं लगता अब जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसमें कहीं भी आपको कोई दिक्कत है ना बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसको देखने के बाद में आप लोग बड़ी आसानी से चीजों को समझ पाएंगे। तो अगर आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं हट जाता हूं बच्चों। इससे आप लोगों को एग्जाम में फायदा ये होगा कि शॉर्ट में कमेंट कर सकोगे इन रचनाओं पर बच्चों। चलिए, आई होप ले लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं यहां पर बताना चाहूंगा बच्चों कि अगर आप सोचोगे कि ये जो आईलिड है इसको अगर हम हटा करके आंख को छुएं तो कौन सा पार्ट टच करेंगे, तो ध्यान रखना कॉर्निया को। किसको छूते हैं, कॉर्निया। कॉर्निया के जो पीछे होता है ना, वो होता है आइरिस। क्या होता है, आइरिस। और आइरिस के अंदर जो दरवाजा होता है उसको हम क्या कहते हैं, पुतली बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे प्यूपिल कहा जाता है। इसीलिए जब ज्यादा प्रकाश वाले क्षेत्र से आप कम प्रकाश वाले क्षेत्र में आते हो तो कुछ समय तक आपको कुछ नहीं दिखाई देता है। ठीक है। और फिर जब आप उसमें आकर बैठ जाते हो तो धीरे धीरे ये जो पुतली है वो फैल जाता है, और फैल जाने से उसमें लाइट ज्यादा जाने लगता है, जिसे फिर आप लोग देखना शुरू कर देते हो। तो अगर पूछा जाए कि हमारे बॉडी का एक ऐसे पार्ट का नाम बताइए जिसका साइज ओकेजनली घटता बढ़ता रहता है, तो उसमें एक जवाब हो जाएगा पुतली, जिसको हम प्यूपिल कहते हैं, जो लेंस में जाने वाले लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है। जब ज्यादा लाइट होगी तो यह छोटा हो जाएगा, है ना। और जब लाइट कम होगी तो यह बड़ा हो जाएगा, ताकि हम चीजों को आसानी से देख सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मानव नेत्र के संरचना में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसके फंक्शन की बात करें बच्चों, किसकी, इसके फंक्शन की बात करें तो देखेंगे कि एक्चुअली होता क्या है कि जब ऑब्जेक्ट आंख के सामने होता है तो उससे जो चलने वाली प्रकाश होती है वह मानव नेत्र लेंस द्वारा, प्लस जो इसमें फ्लूइड वगैरह भरे रहते हैं उनके द्वारा रिफ्रैक्ट होकर कहाँ आके मिलती है, रेटिना पर आकर के मिल जाती है। जिससे रेटिना पर मिल गई,
जब मिलने की बात हमने कर दिया तो हमारे बच्चे समझ गए कि यह जो प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा प्रतिबिंब होगा, ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो आपने यहाँ पर देखा कहाँ पर प्रतिबिंब बना है, रेटिना पर। और इस रेटिना पर बने हुए प्रतिबिंब का जो इंफॉर्मेशन है वह कौन, जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं वो ब्रेन को लेकर के जाती हैं बच्चों। अब यहाँ पर हम लोग एक बात समझेंगे बच्चों कि हम हमारा जो रेंज ऑफ विजन होता है, हमारा जो दृष्टि परास होता है वो क्या होता है। तो बच्चों आप लोग समझते हो कि मान लो आप लोग क्लासरूम में बैठे हुए हो, मैं ये मार्कर दिखा रहा हूं तो आप देख पा रहे हो, थोड़ा और पास लेके मैं चला आया तो वहां भी देख ले पा रहे हो। मैं अगर किताब आपको पढ़ने के लिए दे दूं तो आप एक ऑप्टिमम डिस्टेंस पर रह करके किताब को पढ़ते हो, लेकिन जैसे जैसे मैं किताब को आपके पास लाना शुरू करूं आपकी परेशानियां क्या होंगी, बढ़ने लगेंगी। फिर मैं यहां से लाकर पढ़ने के लिए बोल दूं तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, आंखें आपकी दुखने लगेंगी। ठीक है, तो एक मिनिमम डिस्टेंस होता है प्रत्येक आंख के लिए जहां पर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अगर उस दूरी को और कम करेंगे तो हमारे आंख के लिए परेशानियां बढ़ती जाएंगी। तो उस न्यूनतम दूरी को जहां पर रखी वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है उसे लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। क्या बोलते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। बच्चों आप लोगों के लिए यह लगभग 16 17 18 सेंटीमीटर 19 सेंटीमीटर के आसपास होगा यदि अगर आप चश्मा नहीं लगाते हो तो। लेकिन जैसे उम्र बढ़ती जाती है यूजुअली यह बढ़ता जाता है ना। अब लेकिन एवरेज जो है यह 25 सेंटीमीटर लिया जाता है। कितना, 25 सेंटीमीटर। तो इस बात को ध्यान रखोगे कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। हालांकि यह एज टू एज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, लेकिन हम एवरेज ले लेते हैं और वह कितना हो जाता है, 25 सेंटीमीटर। तो एक बात तो यह हो गई नजदीक में 25 सेंटीमीटर। अब दूर में कहा, तो बच्चों रात में जो तारे आप देखते हो वो कहाँ है, बहुत दूर है ना, अनंत पर है ना। चंद्रमा सूर्य देखते हो कहाँ है, बहुत दूर है, अनंत पर है। यानी हम कहां से कहां तक देख पा रहे हैं, तो यहां 25 सेंटीमीटर से लेकर के हम अनंत तक की चीजों को देख पा रहे हैं। कहां से, 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक की चीजों को हम लोग देख पा रहे हैं। तो वैसे केस में अगर हम बात करें बच्चों, तो यहां पर मैं एक ले लेता हूं स्लाइड, आपको मैं समझा देता हूं यहां। तो बच्चों मैं बात कर रहा था कि ये जो मानव नेत्र लेंस हुआ, ठीक है, ये हमारा रेटिना हो गया, आप जानते हो ये हमारा रेटिना हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये रेटिना हो गया। ठीक है, ये हमारा, चलो ये क्या हो गया, तो बच्चों हम बात कर रहे थे कि एक हमारी हेल्दी जो आई है, ठीक है, क्या है, ये हमारी जो हेल्दी आई है, तो ये कहां से, अभी हमने बताया आप लोगों को कि अगर इसका मुख्य अक्ष मान ले इस आई लेंस का, तो कहां से हम 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर
जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कह रहे हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कह रहे हैं बच्चों। तो यहां पर रखी चीज को हम स्पष्ट रूप से देखते हैं। देखने के लिए तो हम थोड़ा अंदर भी देखेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर आएंगे हमारे आंख के लिए परेशानियां बढ़ती जाती हैं। और दूर हमने अभी बताया कि हम रात में स्टार्स होते हैं, मून होते हैं, इसको भी देख पा रहे हैं। तो ये कहाँ होते हैं, इन्फिनिटी पर। कहाँ होते हैं, इन्फिनिटी, अनंत पर। यानी हम कहां से कहां तक देख पा रहे हैं, 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक। तो ये हमारा दृष्टि परास होता है, रेंज ऑफ विजन होता है। कहां से कहां, 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक, 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक। अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई हमारा हेल्दी आई है, तो यह रेंज ऑफ विजन में यहां कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो वो देख लेगा। अब अगर रेंज ऑफ विजन में रखी गई चीज भी हमें नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या हुआ, आप खुद बताओ, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे आंख में कोई दोष आ गया है, कोई डिफेक्ट्स आ गया है। तो वह कंडीशन जिसमें एक आंख जो है रेंज ऑफ विजन में रखी चीज को भी नहीं देख पाता है, तब हम कहते हैं कि वह आंख दोष युक्त आंख है, उसमें डिफेक्ट्स ऑफ विजन हो गए हैं। तो अगले क्लास में हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ विजन की चर्चा करेंगे। यहां एक बात और हम लोग समझेंगे बच्चों कि जो सिलियरी पेशियां हैं, जो सिलियरी मसल्स हैं, अब हम जनरली क्या सोचते हैं कि अगर मान लीजिए ये हमारा आई लेंस हो गया, ठीक है, ये हमारा आई लेंस हो गया, और इसके बाद में यहां पर हम बात करें बच्चों, यहां पर हम अगर सिलियरी मसल्स बना लें, क्या बना लें, सिलियरी मसल्स यहां हम बना लें, ठीक है, ये सिलियरी मसल्स हमने बना लिया। अब एक्चुअली हम सोचते क्या है कि जब सिलियरी मसल्स कंट्रैक्ट होंगी यहां नीचे से, ये नीचे सिकुड़े यहां ऊपर सिकुड़े, कंट्रैक्ट होंगी, तो लेंस पतला हो जाएगा और लंबा हो जाएगा। और जब पतला और लंबा हो जाएगा तो इसका यह जो स्फेयर होगा बड़ा होगा, सेंटर दूर हो जाएगा, फोकस भी दूर हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है बच्चों। सही कंसेप्ट क्या है कि जब ये सिलियरी मसल्स जो होती हैं, क्या होता है कि ये जो सिलियरी पेशियां होती हैं, जब ये कंट्रैक्ट होती हैं तो लेंस इधर के तरफ खिंचाता है, और इधर वाली जब कंट्रैक्ट होंगी तो ये इधर खिंचाएगा, यानी लेंस को मोटा करने का प्रयास किया जा रहा है। जब ये इधर खिंचाएंगे बच्चों, इधर के तरफ खींचा जाए इन सबको, तो ये जब इधर के तरफ कंट्रैक्ट होंगी तो ये इधर के तरफ खिंचाता है, ये वाला पार्ट इधर के तरफ, ये वाला पार्ट इधर जा रहा है, ये वाला पार्ट इधर जा रहा है, तो लेंस मोटा हो जाता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब सिलियरी पेशियां है ना कंट्रैक्ट होती हैं, सिकुड़ती हैं, तो लेंस मोटा होता है। और जब लेंस मोटा होगा तो क्या होगा कि ये जो इसके द्वारा जो स्फीयर बनेगा वो छोटा होगा, मोटा हो गया तो स्फीयर छोटा होगा, सेंटर नजदीक होगा, और मुख्य फोकस भी करीब आ जाएगा। और जब ये रिलैक्स होंगी, जो खींची हुई है, जो इसको इसकी मोटाई, इसकी थिकनेस को बढ़ाए हुए हैं, तो जब ये रिलैक्स्ड होंगी तब उस कंडीशन में क्या होगा, यही लेंस जो होगा पतला हो जाता है बच्चों, और लंबा हो जाता है। पतला और लंबा होगा तो इसका स्फीयर क्या होगा, बड़ा बनेगा, इसका स्फीयर बड़ा बनेगा, इसका सेंटर भी दूर होगा, और प्रिंसिपल फोकस भी दूर होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब सिलियरी पेशियां कंट्रैक्ट होती हैं तो लेंस मोटा हो जाता है, और लेंस मोटा होता है तो यानी उसका फोकल लेंथ क्या हो जाता है, घट जाता है, यानी उसका पावर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और यही जब रिलैक्स्ड होती है तो लेंस पतला हो जाता है, और लेंस जब पतला होगा तो यह क्या हो जाएगा, इसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा बच्चों। तो इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ विजन को समझेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में जब पार्ट 2 वीडियो के साथ हम आएंगे, तब आपको पावर ऑफ एकोमोडेशन पर चर्चा करेंगे।
है ना? आंख की जो समंजन क्षमता होती है वो कितनी होती है, इस पर चर्चा करेंगे। उसका वैल्यू निकाल करके भी दिखाएंगे। और फिर जो डिफरेंट टाइप्स के डिफेक्ट्स ऑफ विजन है उस पर चर्चा करेंगे। और वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। और मैं उम्मीद करता हूं कि उस वीडियो को देखने के बाद में शायद आप लोगों को दोबारा उस कंटेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि फुल रीजनिंग के साथ में हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे बच्चों। तो बस आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चंदन सर की तरह।